नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक बार फिर महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख का बचाव किया है। पवार ने परमबीर की चिट्ठी पर सवाल उठाते हुए दावा किया कि वाजे और देशमुख के बीच मुलाकात की बात गलत है। उन्होंने कहा कि जिस वक्त मुलाकात की बात कही जा रही है उस वक्त अनिल देशमुख को कोरोना था। पवार ने दावा किया कि इस दौरान देशमुख अस्पताल में भर्ती थे। पवार ने अनिल देशमुख के इस्तीफे की मांग को ठुकराते हुए कहा कि परमबीर के लगाए तमाम आरोप निराधार हैं और गलत हैं। तो एक बार फिर शरद पवार गृह मंत्री अनिल देशमुख के बचाव में आए। आज एक बार फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि जिस वक्त का जिक्र किया गया है सचिन वाजे और गृह मंत्री अनिल देशमुख की मुलाकात का, उस दौरान 5 से 15 फरवरी तक नागपुर के अस्पताल में कोरोना का इलाज करवा रहे थे अनिल देशमुख और 16 से 27 फरवरी तक वो क्वारंटीन रहे। लेकिन बीजेपी ने शरद पवार के जवाब का पलटवार जवाब दिया है। देवेंद्र फडणवीस का शरद पवार को जवाब मिला है और कहा कि क्वारंटीन रहते देशमुख ने मीडिया को कैसे संबोधित किया। 15 फरवरी को मीडिया के बीच अनिल देशमुख कैसे पहुंचे। 15 से 27 फरवरी को अगर अनिल देशमुख क्वारंटीन थे तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे थे। तो ये देखिए, बीजेपी का पलटवार भी यहां पर सामने आ गया है। 5 से 15 तक, 5 फरवरी से 15 फरवरी तक शरद पवार कह रहे हैं कि अनिल देशमुख नागपुर के अस्पताल में थे। फिर 16 से 27 फरवरी तक वो क्वारंटीन रहे। लेकिन बीजेपी ने अनिल देशमुख की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक वीडियो ट्वीट किया है और यह खुद वीडियो अनिल देशमुख के ट्विटर अकाउंट पेज से ट्वीट किया गया है, जिसमें 15 फरवरी को अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आते हैं। तो यहां पर एक के बाद एक वार और पलटवार का सिलसिला लगातार जारी है। और इस खबर पे और ज्यादा अपडेट के लिए अब सीधा रुक करते हैं हमारे दो संवाददाता हमारे साथ बने हुए। मुंबई से विनोद जगदाले हमारे साथ बने हुए हैं और दिल्ली से मनीष हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले मैं रुक करूंगा मनीष आपका। मनीष, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है शरद पवार ने, वो अपने दर्शकों को पहले सुना देते हैं, फिर आपके पास मैं लौटता हूं। From 5th February to 15th February, Mr. Deshmukh was admitted in the hospital because of the corona. And I got the hospital from Nagpur, Alexis, Alexis, Alexis is the name of hospital, and this hospital has given certificate later. There is a clear-cut information, there is a record that Mr. Deshmukh was hospitalized and it is also certified by hospital. Secondly, he was discharged on 15th of February and advised from 15th February to 27th February for house quarantine. Because former CP's letter, he suggested regarding collection of money, fund, everything. The Honorable Home Minister, around the mid-February, called Sri Vaje at his official residence and some instructions were given. So it is absolutely clear Mr. Deshmukh was in Nagpur in this particular hospital. और आइए अब सीधा रुक करते हैं हमारे संवाददाता मनीष, जिस तरह से शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एक बार फिर यह तय था पहले से कि वह एनसीपी का बचाव करेंगे, अनिल देशमुख का बचाव करेंगे। लेकिन जो तारीखें उन्होंने बताई, 5 से 15 फरवरी के बीच अनिल देशमुख अस्पताल में थे, 16 से 27 फरवरी के बीच वो क्वारंटीन थे। लेकिन बीजेपी ने जो वीडियो ट्वीट किया है वो कुछ और ही कहानी कह रहा है। 15 फरवरी को अनिल देशमुख प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये झूठ नहीं है, फिर क्या है ये?
बिल्कुल रवि, और आपको दृश्य बताऊं, अगर जो मैं वहां पे मौजूद था प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई। शरद पवार जो है उनके हाथों में डॉक्यूमेंट था, अस्पताल का प्रमाण पत्र था, जिस अस्पताल में अनिल देशमुख इलाज करा रहे थे नागपुर में, उसका भी उनके पास चिट्ठी था। और किस तरीके से 5 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक वो अस्पताल में इलाज करा रहे थे, क्योंकि उनको कोरोना हुआ था। उसके बाद जो है 27 फरवरी तक, 15 फरवरी के बाद 27 फरवरी तक उनको होम क्वारंटाइन रहना था। लेकिन शरद पवार उनका बचाव कर रहे थे कि परमबीर सिंह ने जो आरोप में जो बातें कही हैं कि जिन अधिकारियों के साथ अनिल देशमुख की मुलाकात हुई थी, तो इस समय तो वो खुद अस्पताल में इलाज करा रहे थे। उन्होंने सवाल खड़े किए परमबीर सिंह के पत्र पे, उस पे लगाए गए आरोपों पे। इसके बाद बीजेपी के मीडिया, सोशल मीडिया सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने सबसे पहले ट्वीट किया कि जिस 15 फरवरी का हवाला शरद पवार दे रहे हैं, उस दिन तो अनिल देशमुख खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और वो कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो रही थी, बल्कि वहां पे तमाम जो चैनल्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, उनके माइकें भी टेबल पे रखी हुई थी। तो इस बात को लेकर जब सवाल हुआ तो शरद पवार कहीं ना कहीं इस बात के बाद बैकफुट पे नजर आए। आपको बता दूं रवि, हालांकि बिल्कुल मनीष, बैकफुट पे आना ही था। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, आप भी देख होंगे कि वो कागजों को इस तरह से कर रहे थे। उनका जो पीए था वो कह रहा था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, लेकिन उसका भी वो ठीक तरह से डिफेंड नहीं कर पाए। विनोद जगदाले मुंबई से हमारे साथ बने हुए हैं। विनोद, ये तो तय हो गया है, सरकार ने अब तय कर लिया है, वो ये कह रहे हैं कि ये राजनीतिक मामला नहीं है, ये प्रशासनिक मामला है। वो सारा ठीकरा पुलिस पे फोड़ रहे हैं, परमवीर सिंह पे फोड़ रहे हैं, सचिन वाजे पे फोड़ रहे हैं और खुद को बचा रहे हैं, लेकिन जो फैक्ट हैं वो सही नहीं आ रहे हैं। देखिए रवि, फैक्ट सही नहीं आ रहा है, ऐसा कहना है। शरद पवार भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में गड़बड़ी करते हुए नजर आए, लेकिन सच्चाई ये है कि 5 से 15 तारीख तक गृह मंत्री अनिल देशमुख नागपुर के डॉक्टर पेठे के हॉस्पिटल में कोविड का इलाज कर रहे थे। अब जहां पर अमित मालवीय ने जो ट्वीट किया है, देवेंद्र फडणवीस ने जो ट्वीट किया है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे थे कि अगर वो होम क्वारंटीन थे। 15 तारीख को जब उनको डिस्चार्ज मिला, डिस्चार्ज मिलने के बाद वहां पर मीडिया कर्मी खड़े थे, तब वहां पर हॉस्पिटल के प्रीमाइसेस में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई महाराष्ट्र के गृह मंत्री ने। और वो किसानों के आंदोलन को लेकर जो सेलिब्रिटी ट्वीट हुआ था, उसके बाद में जो बवाल हुआ था, उसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वहां पर हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करने के बाद दोपहर 1:22 की फ्लाइट से अनिल देशमुख सीधे नागपुर से अपने इसी घर में पहुंचे, ज्ञानेश्वरी बंगले में, और 15 तारीख से 27 तारीख तक वो क्वारंटीन थे। क्योंकि इसके बाद सेलिब्रिटी ट्वीट को लेकर कांग्रेस के कई नेताओं ने होम मिनिस्टर से मिलने की कोशिश की, लेकिन होम मिनिस्टर ने किसी से मिले नहीं। हाँ, लेकिन उन्होंने तब उस क्वारंटीन पीरियड में वहां पर अपने घर में बैठकर वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और जो भी कांग्रेस के जो भी सवाल जवाब थे उनको उन्होंने जवाब दिया। क्या जांच चल रही है, कहां तक आई, ये बात हुई है। ठीक है, तो वार पलटवार यहां पर चल रहे हैं विनोद, लेकिन एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। महाराष्ट्र के मुद्दे पर ये जो गूंज है एंटिलिया मामले की, संसद में भी सुनाई दी और दोनों सदनों में जबरदस्त हंगामा हुआ। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने संसद के दोनों सदनों में महाराष्ट्र का मुद्दा उठाया। हंगामे के कारण राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बीजेपी सदस्यों ने पूरे मामले की केंद्रीय एजेंसियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है। सांसदों ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी उठाई है। तो अब संसद के दोनों सदनों में एंटिलिया मामले की गूंज सुनाई दी। राज्यसभा की बात करें, लोकसभा की बात करें, दोनों जगह खूब हंगामा हुआ। वहीं लोकसभा में बीजेपी सांसदों ने महाराष्ट्र के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। बीजेपी सांसद पूनम महाजन ने दावा किया कि एपीआई को 6000 करोड़ की वसूली का टारगेट दिया गया था। उन्होंने सवाल किया कि राज्य में और कितने एपीआई वसूली में लगाए गए हैं। पूनम महाजन ने कहा कि महाराष्ट्र में बेमेल गठबंधन की सरकार है। 3 पहियों की सरकार है, एक पहिया दूसरे के साथ चल नहीं रहा है। महाराष्ट्र में ये सवाल उठाया जा रहा है कि आज एक डीजी लेवल के आईपीएस ऑफिसर जब कह रहे हैं कि एक एपीआई को 100 करोड़ महीने की वसूली करने कहा जा रहा है, तो आप उसका गणित करेंगे 100 करोड़ इंटू 12 महीने, मतलब आप सोचिए 1200 करोड़। और उसके बाद आने वाले 5 साल जब एक एपीआई से 6000 करोड़ की अपेक्षा हो रही होगी, तो आप सोचिए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के गृह मंत्री और कितने एपीआई से पैसा वसूल करना चाहते हैं, ये भी बहुत सवालिया निशान खड़ा रहता है। दूसरी जरूरी बात सर, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब गृह मंत्री नेशनलिस्ट कांग्रेस
पार्टी का है, वो हिम्मत कर रहे हैं कि हम पैसा भी लेंगे और हम हमारा इस्तीफा भी नहीं देंगे, तो शिवसेना को मिर्ची लगी है, इसका मुझे समझ नहीं आ रहा है। कौन किसी की चाकरी कर रहा है और कौन किसके लिए काम कर रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, न सिर्फ लोकसभा में बल्कि राज्यसभा में भी यह मुद्दा गूंजा वहां पर, और वहां पर भी लगातार बीजेपी की तरफ से महाराष्ट्र सरकार पर कई तीखे सवाल उठाए गए। और दूसरी तरफ आपको बता दें कि अब अनिल देशमुख का भी बयान सामने आ गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि बीजेपी के आरोपों पर अनिल देशमुख सफाई देते हुए नजर आ रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ने जितने भी आरोप लगाए हैं वो सभी गलत हैं। अनिल देशमुख का यह बड़ा बयान यहां पर सामने आया है। बीजेपी ने आज एक वीडियो जारी किया था और शरद पवार के दावों पर सवाल उठाए थे। उन्होंने कहा था कि 5 से 15 फरवरी तक अस्पताल में थे, लेकिन 15 फरवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस कैसे कर रहे हैं। अब यहां पर अनिल देशमुख पलटवार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो भी आरोप मुझ पर लगाए हैं वो सभी निराधार हैं, वो सभी गलत हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता अमित शाह असम और बंगाल में ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। विधानसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की रणनीति को लेकर न्यूज 24 संवाददाता अमित कुमार ने अमित शाह से एक्सक्लूसिव बातचीत की। हमारे गृह मंत्री अमित शाह लगातार चुनाव प्रचार में है। बंगाल में थे, अभी असम में है। असम में सर चुनाव प्रचार में है, दूसरी बार सत्ता के लिए बात कर रहे हैं। क्यों आपको लग रहा है कि जो ऐसे काम है, डबल इंजन के काम है, जिसकी वजह से आपको सत्ता में वापस होगी? देखिए, विकास के ढेर सारे काम कर रहे हैं। ब्रह्मपुत्र पर 6 ब्रिज बनाने से लेकर 20,000 किलोमीटर तक की रेल का जाला बुना है। हर घर में बिजली पहुंचाई है, हर घर में शौचालय पहुंचाया है, हर घर के अंदर गैस का सिलेंडर पहुंचाया है और अब स्वच्छ पीने का पानी भी पहुंचाना चाहिए। तो विकास के सारे काम मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ हमारी आसाम सरकार ने समाप्त किया। सर्बानंद और हेमंत शर्मा की जोड़ी ने आसाम को विकास के रास्ते पर एक बड़ी तेजी से पहुंचाने का काम किया है। मगर सबसे बड़ा मुद्दा है आसाम में, यहाँ 5 साल पहले आतंकवाद गोलियां चलती थी, आए दिन कर्फ्यू लगते थे, घुसपैठ बेरोक टोक चलती थी। आज 5 साल के अंदर हमने आसाम को आतंकवाद मुक्त किया, आसाम को आंदोलन मुक्त किया, आसाम को कर्फ्यू मुक्त किया, आसाम को भ्रष्टाचार मुक्त किया और घुसपैठ को रोकने में भारतीय जनता पार्टी की असम सरकार और केंद्र सरकार ने मिलकर जो काम किया है, हम सबको। और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन अजमल के साथ आपको चुनाव लड़ना चाहती है। मुझे कोई भी आसामी बता दे जरा, एक भी मतदाता बता दे, बदरुद्दीन अजमल जिस सरकार में हिस्सा हो वो घुसपैठ रोक सकती है, वो आतंकवाद रोक सकती है। क्या आप आसाम को फिर से हिंसा के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं? किस मकसद से बदरुद्दीन अजमल के साथ समाधान किया है, चुनावी गठजोड़ किया है? इसका जवाब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दिया। यहाँ पर आप अजमल से समाधान करते हैं, वहाँ पुरपुरा शरीफ के पीरजादा से समाधान करते हैं, केरल में मुस्लिम लीग से समाधान। एक अजीब प्रकार की सेकुलर पार्टी है जिसको कोई शर्म ही नहीं। हमने तय किया है कि हम विकास के रास्ते पर जाएंगे, सबको साथ लेकर चलेंगे और हमने एक मोदी जी के नेतृत्व में बारीक प्लानिंग किया है कि अगले 5 साल में हम आसाम को बाढ़ मुक्त बनाएंगे, जो आसाम की सबसे बड़ी समस्या है। और बहुत बड़ा आसाम का रेवेन्यू बाढ़ को झेलने में, बाढ़ के बाद रिहेबिलिटेशन और रिलीफ में जाता है। ये रेवेन्यू पूरी बाढ़ मुक्त होने के बाद आसाम के विकास के अंदर लगेगी, तो आसाम का विकास 2 गुना 4 गुना होगा। लेकिन तरुण गोगोई कभी जब यहाँ पे थे, कभी उन्होंने कभी बदरुद्दीन को हमेशा कहते थे कि कौन है बदरुद्दीन, लेकिन आज तो वही कांग्रेस बदरुद्दीन के साथ हाथ मिला के चल रही है। मैं यही पूछ रहा हूँ ना, राहुल गांधी को तरुण गोगोई जी की वो टेप सुनानी चाहिए, हु इज बदरुद्दीन। आज वही कांग्रेस पार्टी बदरुद्दीन की गोदी में बैठकर वोट प्राप्त करने की एपीसमेंट की पॉलिटिक्स है। वो राहुल गांधी आके बोल के गए कि यहाँ पर बीजेपी है वो नफरत फैला रही है। चलिए अब असम की जनता को तय करने दीजिए। राहुल गांधी को जो एनजीओ फीड करते हैं, शायद उनको जमीन से बहुत दूर रखते हैं। 5 उन्होंने गारंटी दिया है महिलाओं को 2,000 रुपया गृहिणी को, इसके अलावा 200 यूनिट बिजली। तो क्या आपको लगता है सरकार कहाँ बननी है?
सरकार तो हमारी बननी है, गारंटी का क्या मतलब है? तो पूरा इंदिरासन ही दे देंगे। उन्होंने कहा कि 6 घंटे में कर देंगे, इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। आपको लगता है कि जैसे छत्तीसगढ़ में था उसी तरह पे कांग्रेस को लग रहा है, राहुल को लग रहा है कि गेम चेंजर हो सकता है ये 5 गारंटी? चलिए, मुझे भरोसा है आसाम में हम सीट बढ़ाएंगे और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये बोलते हैं कि लागू नहीं होने देंगे यहाँ पर असम में। अब मैं राहुल जी की बात को रिस्पॉन्ड करना नहीं चाहता, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि केवल भारतीय जनता पार्टी ही मोदी जी के नेतृत्व में आसाम को आंदोलन मुक्त, कर्फ्यू मुक्त, आतंकवाद मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त और अब बाढ़ मुक्त बना सकती है। और हमें भरोसा है कि आसाम की जनता हमारे साथ है और हमें बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि एक बाढ़ मुक्त पहले तो सब किया है, लेकिन सबसे बड़ी जो इस बार का जो अगले 5 साल का एजेंडा होगा कि असम को बाढ़ मुक्त बनाएगी बीजेपी। कैमरा अमित राय के साथ अमित कुमार, गुवाहाटी, न्यूज 24। YouTube पर न्यूज 24 का परिवार अब 1 करोड़ का हो गया है। इस प्यार और भरोसे के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। चाहे टीवी हो या सोशल मीडिया, हमारा वादा है हम यूं ही निष्पक्ष होकर पत्रकारिता का धर्म निभाते रहेंगे। यूं ही दिन रात आपके लिए सच्ची खबरें लाते रहेंगे। हम निष्पक्षता बनाए रखेंगे। बस आप अपना भरोसा बनाए रखिए और अपना साथ बनाए रखिए। एक बार फिर 1 करोड़ सब्सक्राइबर के लिए धन्यवाद। न्यूज 24, निष्पक्ष खबरें। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।